हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं ज्योत्सना शर्मा, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, जिला शिमला। कक्षा 11 में आज हम संपत्ति के अधिकार की स्थिति पर जानकारी ग्रहण करेंगे। विषय को समझाते हुए यहाँ सरल भाषा में हैंड रिटन नोट्स भी दिए जा रहे हैं, जिन्हें वीडियो पॉज करके आप अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं। आगे बढ़ें, इससे पहले हम संपत्ति के अर्थ को समझ लेते हैं। तो संपत्ति का अर्थ है किसी के स्वामित्व वाली वस्तु या वस्तुएं, या जिन वस्तुओं को आप अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें आपकी संपत्ति कहा जा सकता है। संपत्ति चल या अचल दोनों प्रकार की हो सकती है। अधिकार का अर्थ, जब मनुष्य अपने विकास के लिए कोई भी कार्य करने की अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करता है और उसकी इस स्वतंत्रता को समाज और राज्य मान्यता प्रदान कर देते हैं, तो वह उसका अधिकार बन जाता है। तो संपत्ति के अधिकार का अर्थ हुआ वह स्वतंत्रता जिसके द्वारा हम अपनी संपत्ति अर्थात भूमि, मकान या अन्य जायदाद खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या अपनी मर्जी से उसका रख रखाव कर सकते हैं। It guarantees the right of private ownership, but also the right to enjoy and dispose of property free from restrictions other than reasonable restriction, be deprived of his or her property except by authority of law. प्यारे बच्चों, संपत्ति का अधिकार पहले संविधान में मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 31 की श्रेणी में आता था। संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। इस संशोधन की जिस धारा द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय में से खारिज किया गया था, वह धारा 20 जून 1979 को लागू हुई थी। इस तरह 20 जून 1979 से संपत्ति के अधिकार की मौलिक अधिकार वाली स्थिति समाप्त हो गई। बच्चों, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते यहां आपके मन में प्रश्न अवश्य आने चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया, और यदि ऐसा कर ही दिया गया तो क्या संविधान बनाते समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सोचकर क्यों रखा गया? क्या हमारे संविधान निर्माताओं को पहले ये मौलिक अधिकार के लायक लगता था और बाद में नहीं? तो इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से ढूंढा जा सकता है कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज अपनी मर्जी से कभी भी किसी की भी संपत्ति को छीन सकते थे या उस पर अपना अधिकार जमा लेते थे। तो जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ, हमारे संविधान निर्माताओं को लगा कि जनता को उसकी संपत्ति का बचाव करने या उसको सही ढंग से प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भूमि, मकान या जायदाद को खरीदने, बेचने या उसे संभाल कर रखने की आजादी तो होनी ही चाहिए तथा संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो यही सोचकर संविधान निर्माताओं ने संपत्ति को मौलिक अधिकारों वाले भाग में रखा, क्योंकि मौलिक अधिकारों की गारंटी स्वयं संविधान सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से सुनिश्चित करता है। अब संविधान लागू होने के कुछ समय बाद ही, मतलब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और 1951 में ही सरकारों को यह महसूस होने लगा कि ज्यादातर जमीनें तो बड़े बड़े जमींदारों के नाम हैं और बाकी लोग उन जमीनों पर काम कर रहे हैं। तो सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया, जिसका बहुत
विरोध हुआ। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक हित में किए जाने वाले विकासात्मक कार्यों में भी अवरोध आना शुरू हो गया। उदाहरण के लिए, यदि सरकार सार्वजनिक हित में अर्थात सबकी भलाई के लिए कोई स्कूल, अस्पताल, पुल, रेलवे ट्रैक या सड़क आदि बनाना चाहती है तो सरकार को जनता की संपत्ति अधिग्रहित करनी पड़ती है। हालांकि सरकार अधिग्रहण की गई भूमि का हर्जाना देती है, परंतु ऐसा करने की प्रक्रिया में लोग सर्वोच्च न्यायालय चले जाते हैं और सार्वजनिक हित का कार्य रुक जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार के सामने संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्व भी थे, जो कि पूरे समाज के हित की बात करते थे। तो कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती तो मूल संविधान में संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार आड़े आ जाता। लेकिन संविधान में यह स्पष्ट कहा गया था कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। 1950 से ही सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा। आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि कानून की शक्ति के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि सरकार किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ग्रहण करना चाहती है तो सरकार ऐसा निश्चित कानूनी व्यवस्थाओं के अनुसार और वैधानिक विधि के अनुसार ही कर सकती है। बच्चों, यहां आपके मन में एक और प्रश्न होना चाहिए कि संपत्ति के अधिकार को यदि मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना ही दिया गया है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क तो पड़ता है, क्योंकि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों में एक छोटा सा अंतर है। तो क्या अंतर है, अब इसे समझेंगे। इस संशोधन के फलस्वरूप भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों और अनुच्छेद 300 क के अधीन संपत्ति के सार्वजनिक कानूनी अधिकारों में अंतर केवल इतना है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर नागरिक अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, जबकि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 300 क के अधीन संपत्ति के संवैधानिक अधिकार के राज्य द्वारा उल्लंघन किए जाने की दशा में अनुच्छेद 32 के अधीन सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता। वह केवल अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में ही जा सकता है। तो बच्चों, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की स्थिति कुछ इस प्रकार है। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) च तथा अनुच्छेद 31 को हटाकर एक नए अनुच्छेद 300 क के तहत रखा गया। इस प्रकार यह मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी या संवैधानिक अधिकार बन गया तथा यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा भी नहीं रहा। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में विधिक अधिकार है जो निम्न प्रकार से लागू होता है। अब संसद के साधारण कानून के द्वारा इसे नियमित, कम या पुनः निर्धारित किया जा सकता है। यह कार्यकारी क्रिया के खिलाफ
निजी संपत्ति की रक्षा करता है, लेकिन विधायी कार्यों के खिलाफ नहीं। उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता, बल्कि अनुच्छेद 226 के तहत केवल उच्च न्यायालय जा सकता है। राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण अनुरोध के मामले में हर्जाने के अधिकार की कोई गारंटी नहीं है। सरकार हर्जाना दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, कम दे सकती है, अधिक दे सकती है। अब ये सरकार पर निर्भर करता है। सुनिश्चित किया गया कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति को हटाने से अल्पसंख्यकों के अधिकार को, उनके शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। फसली भूमि का अधिग्रहण और भूमि सांविधिक निर्धारित सीमा के अंदर है। At present, the right to property with no person shall be deprived of his property save by authority of law is enshrined in Article 300A inserted by Constitution 44th Amendment. This right is available to all persons as a constitutional right and can invoke the jurisdiction in High Court under Article 226 of the Constitution of India. तो प्यारे बच्चों, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार ना होकर केवल एक कानूनी अधिकार है।